नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 8वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है सामान्य ज्ञान, जिसे आप लोग जीके के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो शिक्षा से संबंधित विभिन्न आयोग के बारे में जानेंगे। अब ये शिक्षा से संबंधित आयोग क्या होता है, सबसे पहला थोड़ा सा आप लोग ये जान लो कि शिक्षा में ना समय समय पर विभिन्न प्रकार की बदलाव की आवश्यकता होती है। और इन्हीं बदलाव के लिए और नई योजनाओं को लागू करने के लिए ना शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के आयोग का और समितियों का गठन किया गया है। तो कब कब कौन सी समिति या कौन से आयोग का गठन किया गया है और उन्होंने कौन कौन से शिक्षा में बदलाव लाए, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस क्लास में जानेंगे। तो आज का ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों का, क्योंकि पता है आप लोगों के पास केवल 15 दिन ही बचा हुआ है, क्योंकि आज 5 जुलाई हो गया और 20 जुलाई को आप लोगों का एग्जाम है। तो मोटा मोटी 15 दिन ही बचा हुआ है। तो अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जितना ज़्यादा अभी आप लोग समय दोगे ना, उतना ज़्यादा बहुत ही अच्छे से फायदेमंद होने वाला है। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला मैं आप लोगों को कुछ थोड़े का जो रहेगा ना वो आप लोग का थ्योरी पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि विभिन्न आयोग कौन कौन से आए हैं, कब कब आए हैं और कौन इसका मुख्य जो अध्यक्ष है, वो सारी चीज़ जानेंगे। और उसके बाद ना मैं आप लोगों के लिए टोटल 20 से 22 आप लोग का एमसीक्यू लेकर आया हूँ, तो उसको भी हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और जितना भी एमसीक्यू रहेगा ना, जो थ्योरी के अंदर जितने भी हम लोग पढ़ेंगे उसी से ही बेस्ड रहेगा, तो अलग से आप लोग को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप लोगों को सबसे पहले ध्यानपूर्वक सिर्फ थ्योरी पे ध्यान देना है, ठीक है। सारा चीज़ मैं आप लोगों को बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा। और इस क्लास के होने के बाद ना इसका जो पीडीएफ रहेगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो जा करके सर्च कर लीजिए बाय एमडी धीवर करके। तो अगर आप लोग को वहाँ पर भी नहीं मिलेगा सर्च करने पर ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैं उसका ना जो लिंक है वो डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मुश्किल होगा आप लोगों का अच्छे से तैयारी करना, ठीक है। तो आप लोग इसको दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए फटाक से क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मात्र 0.2 सेकंड का टाइम लगता है यार सब्सक्राइब करोगे तो। और आपका सब्सक्राइब करोगे ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार आप इतना मेहनत करो, तो आपकी तैयारी को और भी कराऊं और एक दिन में कम से कम 2 से 3 क्लास आप लोग को प्रोवाइड करूं और अच्छे से, ताकि आप लोग का तैयारी हो सके। तो इसलिए मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करोगे। चलिए इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं और ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक है ना, जो जीके का जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें का, तो उसमें जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसको मैं ना अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके लाऊंगा। जैसे मैं शिक्षा से संबंधित अनेक आयोग के बारे में, शिक्षा से संबंधित आप लोग का बता रहा हूँ, और एक क्लास लाऊंगा तो उसमें खेल से संबंधित कौन कौन से खेल है, कौन कौन सी पुरस्कार है और किसमें क्या कौन प्रमुख है, इन सारी चीज़ को बताऊंगा। उसके अलावा योग शिक्षा के बारे में भी बताऊंगा और मूल्य शिक्षा के बारे में भी बताऊंगा। तो सारे के सारे को एक साथ नहीं हम लोग पढ़ सकते, तो इसलिए क्या करूंगा, मैं अलग अलग पार्ट में आप लोग का ना डिवाइड कर करके क्लास को लाऊंगा, तो आप लोग का ना अच्छे से समझ में आ पाएगा। क्योंकि एक टॉपिक को ना केवल एक ही बार में हम लोग कवर करेंगे, ताकि अच्छे से हम लोग पढ़ पाएँ और समझ में भी अच्छे से आ पाए, इसलिए, ठीक है। क्योंकि एक ही क्लास में मैं सारा चीज़ कर दूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कब किसे कहाँ क्या क्या पढ़े बोल करके, तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके लाऊंगा। चलिए सबसे पहला ना थ्योरी फर्स्ट को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग चाहो ना तो साथ में पढ़ सकते हो, नहीं तो केवल आप लोग सुनना, मैं आप लोग को समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक है ना वो मुदालियर कमीशन 1952, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे कमीशनों के बारे में, तो ध्यान से, मुदालियर कमीशन कब आया था, तो 1952 में मुदालियर कमीशन आया था। क्या है एक्चुअल में मुदालियर कमीशन, सबसे पहला आप लोग ये जान लो। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। उन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर कमीशन कहा गया। किसके नाम पर मुदालियर कमीशन रखा गया, तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। किसके, तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर मुदालियर कमीशन के जो मुख्य थे ना, अध्यक्ष थे, वो आप लोगों को याद रखना है। और डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर है, उन्होंने माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। किसकी, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना किया है, इतना याद रखना है। उसके अलावा माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश के अनुसार 1ली से 5वीं तक की कक्षा प्राइमरी शिक्षा तथा उसके बाद सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार के लिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में सन 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य, मतलब यह है कि मुदालियर जो कमीशन 1952 में आया ना,
जिसका अध्यक्ष जो लक्ष्मण स्वामी मुदलियार है। तो ये जो कमीशन है ना, उसका क्या उद्देश्य है, सबसे पहले हम लोग यही को जानेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, पहला को पढ़िए। पाठचर्या में विविधता लाने एवं मध्यवर्ती स्तर जोड़ने त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करना था। दूसरा को पढ़िए। उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक विषय अनिवार्य रहे, जैसे गणित, सामान्य ज्ञान, कला, संगीत इत्यादि। तीसरा क्या है? तीसरा वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति को अपनाया जाए। चौथा संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिया जाए। तो इस प्रॉपर कमीशन में क्या है आप लोगों को याद रखना है? आप लोग को याद रखना है मुदलियार कमीशन 1952 का आया, और ये जो मुदलियार कमीशन है उसका अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार इसके अध्यक्ष थे, ये आप लोग को याद रखना है। और इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया ये जो मुदलियार कमीशन है, वो इतना ही आप लोगों को केवल याद रखना है, ठीक है। थोड़े बहुत इसके उद्देश्य को भी पढ़ लीजिएगा तो आप लोग के लिए और आसान होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को फिर से पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आप लोग को अलग से बताऊंगा, ठीक है। चलिए तीसरा को पढ़िए। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग 1964। तो ये वाला जो प्रॉपर जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर साल इसमें से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग दोनों के दोनों एक ही है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए। भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को अपने प्रस्ताव में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर E.S. कोठारी थे। उनके नाम पर इस आयोग को कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य, तो ये जो आयोग बनाना मतलब राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग 1964 बनाना, तो उसका उद्देश्य सबसे पहला जान लो। तो ध्यान से फर्स्ट को पढ़ो। देश की परंपराओं एवं मान्यताओं के अनुरूप समाज की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना। दूसरा, शिक्षा में राष्ट्रीय लक्ष्य को पूर्ण करना। तीसरा, शिक्षा की संरचना एवं स्तर प्रस्तुत करना, जैसे 1 से 3 तक पूर्व विद्यालय शिक्षा, 4 से 5 निम्न प्राथमिक शिक्षा। चौथा, अध्यापक शिक्षा पर बल दिया गया, मतलब अध्यापकों की जो शिक्षा है ना उस पर ज़्यादा बल दिया गया, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रॉपर टॉपिक में आप लोगों को क्या क्या याद रखना है? सबसे पहला राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग 1964 है ना, वो दोनों नाम एक ही है, ये आप लोग को याद रखना है। और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग कब आया? तो 14 जुलाई 1964 को आया, ये आप लोगों को याद रखना है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर D.S. कोठारी थे। कौन? तो प्रोफेसर D.S. कोठारी थे, ये आप लोगों को मुख्य तौर पर याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोठारी आयोग का गठन कब किया गया या कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे, डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। ज़्यादा घुमा करके नहीं पूछा जाएगा ऐसे में, तो आप लोगों को ये प्रॉपर याद रखना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए। इसके अलावा नेक्स्ट को पढ़ो। शैक्षिक अवसरों में समानता, विद्यालय शिक्षा का विस्तार, विद्यालय के पाठ्यक्रम की रूपरेखा एवं विद्यालय प्रशासन एवं निरीक्षण से संबंधित अनेक कार्यक्रम की सिफारिश की गई। आयोग ने 29 जून 1966 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। जो कोठारी आयोग है ना, उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है ना वो 29 जून 1966 को अपना रिपोर्ट गवर्नमेंट के सामने मतलब सरकार के सामने प्रस्तुत किया, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो आप लोग को जो कोठारी आयोग है केवल उतना ही आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब हम लोग ना इसके बाद ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है ना उसको पढ़ लेते हैं। तो ध्यान से आप लोग इसे भी पढ़ते हुए चलिएगा। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के समग्र रूप पर विचार कोठारी आयोग 1964-66 ने किया। इसके आधार पर जुलाई सन 1968 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकसित करने एवं लागू करने की घोषणा की, जिसमें वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण एवं समीक्षा की गई। मई सन 1986 ईस्वी में संसद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रारूप को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी और स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग के विभेदीकरण के बिना एक निश्चित स्तर में सभी को तुलनात्मक गुणात्मक के साथ शिक्षा प्रदान की जा सके। इसका उद्देश्य निम्न है, मतलब ये जो ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है ना, तो इसका क्या क्या उद्देश्य है सबसे पहला थोड़ा सा इसको हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट को पढ़िए इसके उद्देश्य को। राज्य द्वारा 10+2+3 की शैक्षिक संरचना लागू की गई। मतलब ये है कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है ना, इसमें जो स्ट्रक्चर था ना वो 10+2+3 था। 10+2+3 कहने का मतलब
मतलब यह है कि कक्षा पहली से लेकर की 10वीं तक की बालक पढ़ेगा, उसके अलावा 2 वर्ष तक की 11वीं 12वीं पढ़ेगा और उसके अलावा 3 वर्ष तक की ग्रेजुएशन करेगा। तो इसी को ना 10+2+3 का ना कॉन्सेप्ट बोला गया है। और अभी का जो शिक्षा नीति आया है ना 2020 में, उसको तो आप लोग को पता होगा ना कि 5+3+3+4 की जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग को तो पता होगा, है ना। तो ये आप लोग का अभी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन 1986 का जो कॉन्सेप्ट था वो 10+2+3 का कॉन्सेप्ट था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरा को पढ़ो इसी में, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का संकल्प दोहराया गया। मतलब 6 वर्ष से 14 वर्ष के जितने भी बालक हैं ना, उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, ये बोला गया। तीसरा को पढ़िए, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लागू किया गया। कामगारों के लिए औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया। ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड का मतलब थोड़ा सा अगर समझाओ ना आप लोगों को, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब यह है कि विद्यालय में जो विभिन्न प्रकार की जो इंस्ट्रूमेंट है, जो उपकरण है पढ़ाई से संबंधित ना, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए ना जो भारत सरकार है वो ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड चलाया। इसका मतलब ये है कि जितने भी प्रकार की खेल से संबंधित सामग्री, चाहे पढ़ाने से संबंधित जितने भी सामग्री है ना, तो उसको गवर्नमेंट उपलब्ध कराएगी। तो इसके लिए ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड नामक एक योजना चलाया गया। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसका मैं प्रॉपर ना अलग से क्लास लाऊंगा, क्योंकि ये भी ना एक अलग ही टॉपिक है अपने आप में। चौथा को पढ़िए, उच्चतर स्तर में व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जाए, जैसे कंप्यूटर शिक्षा, नैतिक शिक्षा एवं समाज उपयोगी उत्पादक का अध्ययन करना आदि कार्यक्रम चलाया गया। तो चलिए थोड़े से अब हम लोग ना इस प्रॉपर टॉपिक पे क्या महत्वपूर्ण है ये थोड़े से जान लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक चौथा जो है ना, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। कब आया राष्ट्रीय शिक्षा नीति? तो 1986 में आया, ये याद रखना है। और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, वो कोठारी आयोग के बाद है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्योंकि देखो, जितने भी इसमें आयोग अलग अलग हम लोगों ने पढ़ा ना, इन सारे आयोग को आप लोग को केवल नाम दे दिए जाएंगे और आप लोग को सन वाइज क्रम वाइज जमाने के लिए बोलेंगे, कालक्रम के अनुसार। तो आप लोग को इसके सन को तो महत्वपूर्ण है याद रखना। उसके अलावा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है ना, तो उसका उद्देश्य में सबसे पहला आप लोग को ये जो कॉन्सेप्ट दिया ना 10+2+3 ना, तो ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक हैं ना, उसको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की बात इसमें भी कही गई है, दोहराया गया है उसकी अपनी बात को। तो इतनी सारी बातें आप लोगों को याद रखना है, इतना ही आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना इसका जो MCQ है ना उसको पढ़ेंगे। तो आप लोग को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि जितने इसमें सन देंगे ना, उसको ना क्रम वाइज जमाने के लिए बोलेंगे, या आप लोग को दे दिया जाएंगे कुछ कॉन्सेप्ट, उसके बाद उसको हल करने के लिए बोला जाएगा। तो ध्यान से आप लोग को पढ़ने के लिए बोला था, इसीलिए। चलिए अब हम लोग ना प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़ते हैं। तो मेरे आंसर देने से पहले आप लोग कोशिश कीजिए खुद से आंसर देने का, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहला ध्यान से पढ़िए। भारत में शिक्षा के किस आयोग ने यह राय व्यक्त किया कि अंततः कृषि विकास के समक्ष कार्य स्पष्ट है, हमें अगले 15 वर्ष में खाद्य उत्पादन को कम से कम 2 गुना करने और उसके पश्चात पर्याप्त वृद्धि बनाए रखने का प्रयास करना होगा? ऑप्शन ए कोठारी आयोग 1964-66, ऑप्शन बी मुदालियार आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, ऑप्शन सी राधाकृष्णन आयोग विश्वविद्यालय आयोग 1948-49, या ऑप्शन डी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006-9। तो क्या इसका आंसर होगा? कम से कम गेस तो कीजिए, बाकी इसका विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों का आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए कोठारी आयोग शिक्षा आयोग 1964-66 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो भारत में शिक्षा के किस आयोग ने यह राय व्यक्त किया कि अंततः कृषि विकास क्षेत्र के समक्ष कार्य स्पष्ट है, हम अगले 15 वर्ष में खाद्य उत्पादन को कम से कम 2 गुना करने और उसके पश्चात पर्याप्त वृद्धि बनाए रखने का प्रयास करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना, मतलब ये जो लाइनें बोली थी ना, वो कोठारी आयोग ने बोला था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और कोठारी जो आयोग है ना, वो 1964-66 में आया था। ये आप लोग को याद रखने के लिए बोला था ना मैंने आप लोगों को, जब हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था उस समय। और उसके अलावा कोठारी आयोग के बारे में मैंने आप लोगों को याद रखने के लिए बोला था ना कि इन्होंने 10+2+3 का कॉन्सेप्ट दिया था। क्या दिया था? तो 10+2+3 का कॉन्सेप्ट दिया था। 10+ कहने का मतलब ये कि बालक 1 से लेकर की 10वीं तक की पढ़ेगा और उसके बाद फिर उच्च माध्यमिक में जाएगा, है ना, जो 11वीं 12वीं है वो आ जाएगा। और उसके अलावा 3 वर्ष जो रहेगा वो ग्रेजुएशन करेगा, है ना। मैंने बताया था ना, ये कॉन्सेप्ट जो है वो कोठारी आयोग ने दिया था, थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था। तो
इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है ना कोठारी आयोग, वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा मुदालियार आयोग कब आया था, मतलब माध्यमिक शिक्षा आयोग कब आया था, तो 1952-53 में आया था। उसके अलावा राधा कृष्णन आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, तो ये भी आप लोगों को याद रखना, ये विश्वविद्यालय में सुधार के लिए लाया गया था, है ना। उसके अलावा लास्ट में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006 से 9 के बीच आया था, है ना। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को भी ये जो सन है ना सब के सब आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। राज्य स्तर पर स्कूली शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी निकाय है। ऑप्शन ए NCERT, ऑप्शन बी SCERT, ऑप्शन सी डाइट या ऑप्शन डी CBSE। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। दोबारा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। तो ध्यान से आप लोग पढ़िए और इसका क्या आंसर होगा पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी SCERT करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 2 को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। राज्य स्तर पर स्कूली शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के शैक्षिक कार्यक्रम की योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी निकाय है। तो देखो सबसे पहला आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 2 को और थोड़े सरल तरीके से समझाओ ना, तो इसमें कहा गया है कि देखो स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था करना और शिक्षकों की शिक्षा की व्यवस्था करना, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि प्रत्येक वर्ष ना जो प्रत्येक स्कूल में कई ऐसे शिक्षक होते हैं जिनको प्रॉपर टाइम टाइम पे ट्रेनिंग पर आया करते हैं। तो ये ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करता है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो ये जो ट्रेनिंग है ना, मतलब स्कूली बच्चों की शिक्षा और शिक्षकों की ट्रेनिंग, मतलब उसके शैक्षिक कार्यक्रम की जो ट्रेनिंग है ना वो SCERT प्रोवाइड करता है स्टेट के लेवल से, ठीक है, मतलब राज्य स्तर पर। इसमें सबसे फर्स्ट में ये शब्द बोला है, देखो ना जी, राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर पर जो स्कूल शिक्षा की व्यवस्था और शिक्षकों की शिक्षा की व्यवस्था जो है ना वो SCERT करता है। और SCERT का जो फुल फॉर्म है, सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए, तो SCERT का जो फुल फॉर्म है वो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। क्या, तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहलाता है, ठीक है, ये जो SCERT है वो। और आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है SCERT, ये आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊँ ना कि ये जो NCERT क्या होता है, तो NCERT जो है ना वो आप लोग का नेशनल लेवल पे है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे है, राष्ट्र के लिए, मतलब पूरा संपूर्ण भारत में ना स्कूल के जो शिक्षक होते हैं उनके और उनकी जो स्कूली शिक्षा उनकी व्यवस्था करना, और साथ ही साथ ना कि कौन से क्लास में कौन से विषय में कौन से पाठ को पढ़ाना है ना, ये सारा चीज़ का निर्धारण कौन करता है, तो NCERT करता है। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि जो अभी हाल ही में कंपटीशन एग्ज़ाम जो लोग दिलाएंगे ना उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप NCERT का जो बुक है वो पढ़ो, क्योंकि वो ऑथेंटिक होता है बोल करके, और गवर्नमेंट से वो सपोर्ट मिलता है, मतलब गवर्नमेंट का ये जो निकाय है वो कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो NCERT जो है ना वो स्कूल में जो बच्चों की जो शिक्षा के लिए ना वो कौन सी विषय पे कौन सी बुक पे कौन सा पाठ होना चाहिए, तो इसका रिसर्च करता है और ये निर्धारण NCERT करता है। सेम राज्य स्तर पर ये भी करता है SCERT जो है वो, ठीक है। तो इन दोनों के फ़र्क को आप लोगों को समझना है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ डाइट की ना, तो डाइट जो होता है वो DLED या BEd का ना कोर्स को प्रोवाइड करता है, मतलब वहाँ ट्रेनिंग होता है, जो DED के जो स्टूडेंट होते हैं ना DLED के, उनका ट्रेनिंग होता है, ये आप लोग को पता होगा। जो इसका जो एग्ज़ाम है वो व्यापम द्वारा अभी हाल ही में आप लोग दिए होंगे, है ना। तो उसमें जो होता है ना वो डाइट में उनका ट्रेनिंग होता है। और आप लोग को ये जो ऑप्शन नंबर चौथा CBSE, आप लोग को पता होगा क्या है। CBSE जो होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, आप लोग को पता होगा, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इन सारी चीज़ को मैं आप लोगों को इतना ज़्यादा डिटेल से क्यों बता रहा हूँ, वजह ये है कि मैं ये कभी नहीं कहता कि यार मैं ये जो प्रश्न बताऊँ कि ये सेम की सेम पूछा जाएंगे, लेकिन आप लोग को SCERT के बजाय NCERT पूछ दे तो क्या करोगे, डाइट क्या है पूछ देंगे तो आप लोग क्या करोगे हैं।
उसके अलावा सीबीएसई क्या है पूछ देंगे तो क्या करोगे, तभी आप लोग को प्रॉपर तरीके से नॉलेज होना, इसीलिए मैं आप लोग को इन सारी चीज़ को बताते रहता हूँ ताकि आप लोग को विस्तार पूर्वक आप लोग पढ़ पाओ। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि सर प्रश्न 1 हुआ, प्रश्न 2 हुआ, डायरेक्ट प्रश्न 9 कैसे आ गया। तो एक बात मैं आप लोग को बता दूँ, इसमें जो प्रश्न का जो सिक्वेंस है ना वो 1 2 करके सिमिलर क्रम बाई क्रम नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं छाट छाट के आप लोग को प्रश्न को लेकर के आया हूँ ताकि जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है केवल हम लोग उसे पढ़ें और जो सिलेबस में है उसे पढ़ें, ठीक है। तो आप लोगों को ना इस प्रश्नों के जो क्रम है ना उस पर ध्यान नहीं देना है, आप लोग को प्रश्न के कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। और अगर आप लोग को किसी भी प्रकार की प्रश्न में समस्या होना तो प्रश्न क्रमांक लिखिएगा, मैं समझ जाऊंगा उस प्रश्न को देख करके, ठीक है। तो प्रश्न पे आप लोग का जो संख्या है उसको ध्यान नहीं देना है, प्रश्न जो कहना क्या चाहता है इसको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित शिक्षा आयोगों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मैंने आप लोगों को उस टाइम भी बताया था थ्योरी पढ़ाते टाइम, क्योंकि आप लोग को सारे के सारे जो आयोग है ना सारे के सन को याद रखना है, क्योंकि इसीलिए बोला था क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखो सबसे पहला आयोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दूसरा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, तीसरा कोठारी आयोग और चौथा प्रो यशपाल समिति। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चारों के क्रम को देखो और बताओ क्या इसका आंसर होगा। और मैं आप लोग को तभी बोल रहा था यार थ्योरी पढ़ाते वक्त कि इसके सन को याद रखना है आप लोगों को बोल करके। अगर सन याद होगा तो डायरेक्ट यहाँ पास आप लोग सन लिखोगे और लिखते ही साथ आप लोग समझ जाओगे। कम से कम 2 को तो आप लोग को याद होना ही चाहिए। तो क्या आंसर होगा इसका पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 2 3 1 4 जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो इसमें आप लोग का प्रश्न 9 में बोला गया था कि कालक्रम के अनुसार जितने भी इसमें आयोग है ना उसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप लोगों को जमाना था। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना था, कम से कम ये जो पहला और तीसरा दिया है उसके सन को आप लोगों को लिखना था, कम से कम तो ऐसे कर सकते थे, है ना। तो चलिए मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सा पहला दूसरा आएगा। तो सबसे पहला देखोगे ना तो दूसरा सबसे फर्स्ट में आ जाएगा ये जो विश्वविद्यालय आयोग है वो। तो विश्वविद्यालय शिक्षा जो आयोग है ना वो 1948 में आया था। कब आया था, तो 1948 में ये जो विश्वविद्यालय आयोग है वो आया था। उसके अलावा तीसरा हो जाएगा दूसरा में आ जाएगा। कैसे, तो ये जो कोठारी आयोग है वो कब आया था, बताया था मैंने। कोठारी आयोग जो है वो 1964 में आया था, बताया था ना मैंने आप लोगों को। उसके अलावा पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये आप लोग का तीसरा में आ जाएगा। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ना वो 1968 में आया था। कब आया था, तो 1968 में आया था, ये आप लोगों को याद रखने के लिए बोला था, है ना। और लास्ट में ये जो प्रोफेसर यशपाल जो समिति है ना वो आप लोगों का कब आया था, तो प्रोफेसर यशपाल समिति जो है ना वो आप लोगों का 2009 में आया था। कब, तो 2009 में ये जो है ना वो आया था, ये बात आप लोगों को याद रखने के लिए बोला था। तो ऐसे अगर आप लोग सारे सन को याद रखोगे ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आया था, कोठारी आयोग जो है वो 1964 में आया था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 में आया था और प्रोफेसर यशपाल समिति जो है ना वो आप लोग का 2009 में आया था। तो इस प्रकार से देखो ध्यानपूर्वक देखोगे तो सबसे पहला देखो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। दूसरा पहले में आ जाएगा आप लोगों का ये जो विश्वविद्यालय 1948 हो गया। उसके अलावा तीसरा जो है ना कोठारी आयोग दूसरा आ जाएगा ये सीक्वेंस में। उसके अलावा पहला इसमें दिया है वो तीसरे में आ जाएगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो। और लास्ट में जो चौथा है वो प्रोफेसर यशपाल समिति 2009 आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किसने माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव दिया। ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग 1948-49, ऑप्शन बी मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, ऑप्शन सी डॉक्टर डी एस कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 या ऑप्शन डी प्रोफेसर यशपाल समिति 1993। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो निम्नलिखित में से किसने माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव दिया। तो माध्यमिक स्तर पर जो बहुविद्यालय खोलने का सुझाव दिया वो मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने दिया था। ये बात आप लोगों को याद रखने के लिए मैंने थ्योरी में भी आप लोग को बताया था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट
आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए। आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, आकलन के द्वारा शिक्षकों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति को जानने में सहायता मिलती है। ऑप्शन बी, आकलन के द्वारा विद्यार्थी को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में स्वयं की प्रगति को जानने में सहायता मिलती है। ऑप्शन सी, आकलन विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया का केवल संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। या ऑप्शन डी, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बल्कि समझ और अनुप्रयोग का भी होता है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आकलन विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया का केवल संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला अगर आप लोग प्रश्न क्रमांक 26 को पढ़ोगे तो आप लोग को पता चलेगा, इसमें बोला है आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, बोला है जी नहीं है। मतलब जो गलत कथन है वो आप लोगों को बताना था, और गलत जो कथन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आकलन विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया का केवल संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। तो आकलन जो है केवल संख्यात्मक प्रस्तुत नहीं करता जी, उनका गुणात्मक, उनका शारीरिक जो विकास है वो समस्त जो गतिविधि है इन सारी चीज को बारे में आकलन जो है ना वो उसका आकलन करता है, मतलब उसको जांच करता है। तो केवल जो गलत होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोग का गलत हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 34 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए, समाज का सुधार। ऑप्शन बी, छात्र को अनुशासित बनाना। ऑप्शन सी, छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं शक्तियों का विकास करना। या ऑप्शन डी, छात्रों को शिक्षकों का अनुयायी बनाना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं और शक्तियों का विकास करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है बोला है, तो शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं एवं शक्तियों का विकास करना। शिक्षा का तो उद्देश्य ही नहीं होता है ना जी, है कि जो छात्र के अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है ना और उनके अंदर जो शक्तियां हैं उन सारी चीज को बाहर निकालना, उनकी शक्तियों का विकास करना, उनकी क्षमताओं को बढ़ाना, यही तो शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। देखने में सिर्फ आप लोग को क्वेश्चन बड़ा लगेगा, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए सरल है। चलिए प्रश्न क्रमांक 35 को ध्यान से पढ़िए। किस आयोग ने कहा है कि इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो इस संबंध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के दृष्टिकोण से भी मेल खाता है कि माध्यमिक शिक्षा की अवधि को 1 वर्ष बढ़ाने और विश्वविद्यालय चरण में 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की योजना बनाने के लिए वर्तमान इंटरमीडिएट चरण को समाप्त करना वांछनीय है। ऑप्शन ए, कोठारी आयोग शिक्षा आयोग 1964-66। ऑप्शन बी, मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53। ऑप्शन सी, राधाकृष्णन आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49। या ऑप्शन डी, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006-9। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो किस आयोग ने कहा है कि इसलिए हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो इस संबंध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के दृष्टिकोण से भी मेल खाता है कि माध्यमिक शिक्षा की अवधि, मतलब जो ये माध्यमिक शिक्षा की जो अवधि है ना उसमें 1 वर्ष बढ़ाना और विश्वविद्यालय की जो चरण में 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की योजना को बनाने के लिए वर्तमान में जो इंटरमीडिएट चरण को समाप्त करना वांछनीय बोला है। इंटरमीडिएट को समाप्त कर ये जो है ना माध्यमिक शिक्षा में 1 वर्ष बढ़ा जाए और ये जो विश्वविद्यालय उसमें 3 वर्ष की डिग्री पाठ्यक्रम की योजना बनाया जाए, तो ये बोला है। तो ये जो बोला है ना वो मुदालियर आयोग ने बोला है, मतलब माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बोला है। ये बात आप लोगों को याद रखना है।
तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 115 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा विषय है, मतलब आप लोग को बताना है कि कौन सी सूची में शिक्षा का जो विषय है वो रखा गया है, ये बताना है। ऑप्शन ए संघ सूची का, ऑप्शन बी राज्य सूची का, ऑप्शन सी समवर्ती सूची का, या ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची का। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 115 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची का करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये है कि शिक्षा का विषय है बोला है, तो जो शिक्षा का जो विषय है ना, मतलब वो शिक्षा पर कौन कानून बना सकता है, इस पर जो विषय है ना हमारे संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और समवर्ती सूची क्या है सबसे पहला आप लोग ये जान लो। समवर्ती सूची का मतलब है कि कुछ मामलों पर केंद्र सरकार और कुछ मामलों पर राज्य सरकार दोनों जो है ना वो कानून बना सकता है शिक्षा से संबंधित, ये जो है ना वो समवर्ती सूची कहलाता है। और अगर दोनों की जो कानून बनाए हैं, दोनों के दोनों जो अपना जो आयोग बनाए या जो कानून बनाए या जो नीति बनाए है ना, तो दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो, मतलब झगड़े की स्थिति है ना, तो केंद्र सरकार की जो योजना है उसे मुख्य माना जाएगा। मतलब केंद्र सरकार जो निर्णय लिया जाएगा ना उसे सर्वे सर्वा माना जाएगा समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची वो सूची होता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं अपने अपने स्तर पर, है ना। चलिए उसके अलावा ऑप्शन नंबर इस संघ सूची क्या है ये आप लोग जान लो। संघ सूची का मतलब ये होता है कि संघ सूची में वे तमाम विषय जिस पर केवल केवल केंद्र सरकार जो होता है वो कानून बना सकता है, वो योजना बना सकता है। इस ये जो सूची है उस पर राज्य सरकार किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप जो है वो इसमें नहीं कर सकता। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची क्या है ये जान लो। राज्य सूची में वे तमाम सूची होते हैं जिसमें केवल केवल राज्य सरकार अपना जो कानून है या जो योजना है वो बना सकता है, वो केवल केवल राज्य सरकार का जो अधिकार होता है इस पर। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोगों को समझ में आया ना कि संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है और समवर्ती सूची क्या है। तो जो शिक्षा का जो विषय है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 122 को ध्यान से पढ़िए। प्रोफेसर यशपाल समिति ने निम्न में से किस विषय वस्तु पर बल दिया। ऑप्शन ए बीएड पत्राचार, ऑप्शन बी बोझ मुक्त शिक्षा की संकल्पना, ऑप्शन सी दूरस्थ शिक्षा पर परामर्श, या ऑप्शन डी सेवारत अध्यापकों हेतु पत्राचार। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 122 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोझ मुक्त शिक्षा की संकल्पना जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रोफेसर यशपाल समिति ने निम्न में से किस विषय वस्तु पर बल दिया। तो जो प्रोफेसर यशपाल समिति का जो मुख्य उद्देश्य था ना, जो मुख्य विषय वस्तु था ना वो आप लोग का बोझ मुक्त शिक्षा की संकल्पना पर ज़्यादा ध्यान दिया, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 122 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 123 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कोड भी कहा जाता है। ऑप्शन ए हंटर शिक्षा समिति, ऑप्शन बी सर्जेंट समिति, ऑप्शन सी चार्ल्स वुड समिति, या ऑप्शन डी कोठारी आयोग। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 123 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स वुड समिति करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निम्न में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कोड भी कहा जाता है बोला है। तो भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कोड है ना वो आप लोग का चार्ल्स वुड जो समिति है ना उसे कहा जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो चार्ल्स वुड जो समिति है ना उसके बारे में अगर आप लोग को थोड़ा सा बताऊँ ना, तो ये जो चार्ल्स वुड समिति है वो 1854 को आया था। कब, तो 1854 को ना ये जो चार्ल्स वुड समिति है वो आया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना वो भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना था, ये जो चार्ल्स वुड समिति है उसमें। क्योंकि देखो आप लोग को पता होगा कि अंग्रेज जो है वो केवल केवल अंग्रेजी ज़्यादा समझते थे, तो ना अपने जो प्रशासन है ना तो उसमें अनेक लोगों को ना शामिल करने के लिए जो छोटे छोटे जो पद है ना उसमें रखने के लिए ना उसको अंग्रेजी पढ़ाया जाता था। तो अपना जो शिक्षा है ना उसमें सुधार करने के लिए जो अंग्रेज थे ना वो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो चार्ल्स वुड समिति का गठन किया गया था ताकि शिक्षा में प्रमुख सुधार हो सके। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 123 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 124 को ध्यान से पढ़िए। हंटर शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1884 से 85, ऑप्शन बी 1882 से 83, ऑप्शन सी 1892 93 या ऑप्शन डी 1816 17। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। सबसे पहले आप एटलीस्ट गेस तो कीजिए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो प्रश्न क्रमांक 124 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। 1882 जो 83 है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो हंटर शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? तो हंटर शिक्षा जो आयोग का गठन है ना वो 1882 83 को किया गया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि सर ये हंटर शिक्षा आयोग है क्या? तो चलिए सबसे पहला हम लोग थोड़ा सा ना हंटर शिक्षा आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला ना 1882 में ना लॉर्ड रिपन, किसने? तो लॉर्ड रिपन द्वारा ना एक आयोग का गठन किया गया जिसे हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। और ये जो हंटर आयोग था ना तो उसका मुख्य जो कार्य था ना वो भारत की शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना और उसमें सुधार करने के लिए कार्य करना है ना। तो ये जो हंटर आयोग का जो मुख्य कार्य था वो क्या था? उस समय 1882 में ना शिक्षा आयोग, शिक्षा में ना प्रमुख तौर पे उसका मूल्यांकन करना कि क्या उसमें कमियां हैं, क्या उसे और अच्छे से सुधार किया जा सकता है। तो इसके लिए वो ये जो हंटर आयोग है उसका गठन किया गया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 124 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है 1882 83 ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 125 को ध्यान से पढ़िए। भारत में स्वतंत्रता पूर्व बनी शिक्षा समिति में किसमें भारत में महिला शिक्षा का विकास की बात कही गई? ऑप्शन ए कलकत्ता विश्वविद्यालय परिषद, ऑप्शन बी सैंडलर आयोग, ऑप्शन सी सर्जेंट समिति या ऑप्शन डी हंटर शिक्षा आयोग। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 125 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हंटर शिक्षा आयोग ही करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत में स्वतंत्रता पूर्व बनी शिक्षा समिति में किसमें भारत में महिला शिक्षा का विकास की बात कही गई? तो आप लोग को अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया ना कि हंटर जो शिक्षा आयोग है उसका गठन कब किया गया? तो 1882 में किया गया था। मैंने आप लोग को बताया था ना। और इसमें साफ साफ बोला गया कि भारत में स्वतंत्रता पूर्व बनी शिक्षा समिति बोला है जी। तो भारत में स्वतंत्रता पूर्व बनी शिक्षा समिति हंटर शिक्षा आयोग था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो हंटर शिक्षा आयोग था ना उसमें महिला शिक्षा के विकास के लिए बात कही गई है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से 125 प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो हंटर शिक्षा आयोग है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 126 को ध्यान से पढ़िए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कौन से आयोग से संबंधित है? ऑप्शन ए मुदालियर शिक्षा आयोग, ऑप्शन बी राधाकृष्णन आयोग, ऑप्शन सी DS कोठारी आयोग या ऑप्शन डी यशपाल समिति। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 126 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी राधाकृष्णन आयोग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़ो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कौन से आयोग से संबंधित है? तो विश्वविद्यालय में जो अनुदान दिया जाता है ना वो राधाकृष्णन आयोग से संबंधित है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। आप लोग को पता होगा कि किसी भी प्रकार की विश्वविद्यालय या विद्यालय को चलाने के लिए उसमें अनुदान की आवश्यकता होता है। और ये जो अनुदान है ना विश्वविद्यालय में ना तो वो राधाकृष्णन आयोग के माध्यम से दिया जाता है, उससे संबंधित है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 126 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी राधाकृष्णन आयोग जो है वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 127 को ध्यान से पढ़िए। निम्न आयोग में से किसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है? ऑप्शन ए मुदालियर शिक्षा आयोग, ऑप्शन बी सैंडलर आयोग, ऑप्शन सी हंटर शिक्षा आयोग या ऑप्शन डी कोठारी आयोग। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 127 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुदालियर शिक्षा आयोग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न आयोग में से किसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है? और मैंने आप लोग को थ्योरी पढ़ाते वक्त ही बताया था कि मुदालियर जो शिक्षा आयोग है उसे माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये मैंने आप लोग को बताया था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 127 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 128 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सी समिति शिक्षा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए यशपाल समिति, ऑप्शन बी रामलाल पारेख समिति, या ऑप्शन सी नरसिंहम समिति, या ऑप्शन डी JS वर्मा समिति। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 128 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी नरसिंहम समिति जो है ना वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इसमें बोला गया है कि निम्न में से कौन सी समिति शिक्षा से संबंधित नहीं है बोला है। तो ये जो नरसिंहम जो समिति है ना वो शिक्षा से संबंधित नहीं है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो नरसिंहम जो समिति है ना वो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 128 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 151 को ध्यान से पढ़िए। माध्यमिक शिक्षा आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर AN वासु, ऑप्शन बी प्रोफेसर राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर DS कोठारी, या ऑप्शन डी प्रोफेसर R टकवाले। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। ये तो हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा था, तो ये तो ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो प्रश्न क्रमांक 151 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर AN वासु करेक्ट हो जाएगा। कैसे? माध्यमिक शिक्षा आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया? सचिव के बारे में बात किया गया जी। तो सचिव जो है ना वो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर AN वासु जो है वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। और ये जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसे और किस नाम से जानते हैं ये बताओ। तो मुदालियर कमीशन के नाम से भी जानते हैं, ये आप लोग को बताया था ना, जिसका नाम भी आप लोग को दोनों बताया था। मतलब मुदालियर जो कमीशन है वो या माध्यमिक शिक्षा आयोग है वो दोनों के दोनों एक ही है करके बताया था ना। और इसका जो अध्यक्ष अगर होगा ना तो जो इसका अध्यक्ष होगा वो डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मुदालियर होगा, जिसी के नाम सर मुदालियर जो आयोग है या मुदालियर जो कमीशन है वो रखा गया था उसका नाम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 152 को ध्यान से पढ़िए। कोठारी आयोग में कुल सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, या ऑप्शन डी 18। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 152 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 17 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कोठारी आयोग में कुल कितने सदस्य थे बोला है। तो कोठारी आयोग में ना टोटल 17 सदस्य थे, ये बात आप लोगों को याद रखना है, जिसमें एक अध्यक्ष था और एक सचिव और एक जो है वो सह सचिव था, बाकी इसके सदस्य थे, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 152 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी 17 करेक्ट हो जाएगा। कोठारी आयोग की जो कुल संख्या है ना वो 17 थी, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 153 को ध्यान से पढ़िए। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर प्रेमचंद लाल कोठारी, ऑप्शन बी डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, ऑप्शन सी डॉक्टर राधाकृष्णन कोठारी, ऑप्शन डी डॉक्टर दिलीप सिंह कोठारी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 153 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी करेक्ट हो जाएगा। मैंने आप लोगों को थ्योरी पढ़ते समय बताया था ना कि कोठारी आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो कोठारी आयोग का जो अध्यक्ष है वो मैंने आप लोग को बताया था DS कोठारी। क्या? तो DS कोठारी करके बताया था। DS का मतलब दौलत सिंह कोठारी ना होगा जी। हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 153 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी दौलत सिंह कोठारी करेक्ट हो जाएगा। कोठारी आयोग के अध्यक्ष जो थे वो, है ना। तो चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। ऐसे जो फैक्चुअल प्रश्न रहेगा ना वो आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 154 को ध्यान से पढ़िए। मुदालियर शिक्षा आयोग के उद्देश्य है। ऑप्शन ए मानवीय गुणों का विकास करना, ऑप्शन बी आदर्श नागरिक तैयार करना, ऑप्शन सी माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक बेसिक तथा उच्च शिक्षा में संबंध, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 154 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मुदालियर शिक्षा आयोग का उद्देश्य है बोला है। तो मुदालियर जो शिक्षा आयोग था ना तो उसका उद्देश्य मानवीय गुणों का विकास करना भी था, आदर्श नागरिकों का तैयार करना भी था, और उसके अलावा माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक और बेसिक तथा उच्च शिक्षा के संबंध में भी था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 154 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 257 को ध्यान से पढ़िए। स्वतंत्र भारत में शिक्षा का प्रमुख आधार माना गया। ऑप्शन ए बेसिक शिक्षा, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन सी उच्च शिक्षा, या ऑप्शन डी धार्मिक शिक्षा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 257 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है, बेसिक शिक्षा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्वतंत्र भारत में शिक्षा का प्रमुख आधार माना गया। तो जो स्वतंत्र भारत में ना शिक्षा का जो प्रमुख आधार था वो बेसिक शिक्षा था। आप लोग मुझे ये बताओ, अगर बेसिक ही अगर आप लोग का कमज़ोर होगा तो फिर कैसे शिक्षा आप लोग प्राप्त कर सकते हो? तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया ना वो बेसिक शिक्षा पर जोर दिया गया, फाउंडेशन आधार पर जोर दिया गया। क्योंकि अगर फाउंडेशन मजबूत होगा ना, बेसिक शिक्षा मजबूत होगा ना, तो आगे चल करके बहुत अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जो विद्यार्थी हैं वो, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 257 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है बेसिक शिक्षा, वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के क्लास के लास्ट प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 258 को ध्यान से पढ़िए। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर समिति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए माध्यमिक शिक्षा आयोग, ऑप्शन बी मुदालियर कमीशन, ऑप्शन सी उक्त ए एवं बी दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 258 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, उक्त ए और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर समिति का अन्य और क्या नाम था ये पूछा है। जो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो कमीशन है ना उसका जो अन्य नाम है वो माध्यमिक शिक्षा आयोग भी हो जाएगा और मुदालियर कमीशन भी हो जाएगा। हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा था ना कि मुदालियर कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रैकेट में ऐसा लिखा था कि माध्यमिक शिक्षा आयोग करके। मैंने आप लोग को बताया था ना कि दोनों नाम को आप लोगों को याद रखना है बोल करके। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 258 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं आप लोगों को क्लास लेकर आऊँ ना, खासतौर से आप लोग को एग्जाम से एक हफ्ते पहले ना मैं मैराथन क्लास भी लेकर आऊँगा, तो आप लोग को प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और सब्सक्राइब करने में केवल आप लोग का 0.2 सेकेंड का टाइम लगने वाला है, कोई ज़्यादा नहीं। तो इतना तो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास प्रोवाइड करता हूँ इसके लिए, है ना। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में इसी उम्मीद के साथ।